हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन थे, लेकिन वे युद्ध का नेतृत्व करने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए। इसी कारण विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। उस समय जर्मनी लगभग संपूर्ण यूरोप पर डोमिनेट कर रहा था और साथ के साथ जापान जो है वो म्यांमार तक, जिसे हम पुराने समय में बर्मा कहते थे, वहाँ तक वो पहुँच चुका था। दुनिया के कई सारे नेताओं जैसे चाइना के चियांग काई शेक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इवार, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलॉन रूजवेल्ट के दबाव डालने पर विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों से सहायता लेने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली आया था और क्रिप्स मिशन में केवल एक व्यक्ति थे जिनका नाम स्टेफर्ड क्रिप्स था। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा कि इस मानवता के युद्ध में भारत अंग्रेज़ों का साथ देगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम अंग्रेज जब जीत जाएंगे तब हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देंगे, औपनिवेशिक शासन देंगे, अर्थात रूल हमारा ही रहेगा, अंग्रेज़ों का ही रहेगा। तो इस बात से लेकर के कांग्रेस काफ़ी नाराज़ हो गई। नेहरू जी ने कहा कि यदि आपका यही प्रस्ताव है तो आप अगले ही हवाई जहाज़ से वापस लौट जाएं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था और नेहरू जी ने उसमें डूबता हुआ बैंक वर्ड जोड़ दिया। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता रहा है कि क्रिप्स के प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो भारतीयों ने बिल्कुल ही सहायता देने से मना कर दिया और नेहरू जी ने क्रिप्स को शैतान का वकील बनकर आए हैं, यह कहा था। 1942 ईस्वी में कांग्रेस का सम्मेलन बम्बई में हुआ, जिसे आजकल हम मुंबई कहते हैं। उसके पहले 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस का सम्मेलन, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग वर्धा में हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया। आप यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि महात्मा गांधी के आश्रम तो आप जानते ही हैं कि एक तो साबरमती आश्रम है, उसी तरह से महात्मा गांधी का एक आश्रम सेवाग्राम आश्रम है जो कि अभी के महाराष्ट्र के वर्धा में है। तो उसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि यदि कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को नहीं मानती है तो मैं इस देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूंगा। इसी कारण कांग्रेस को महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल पास किया। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आज के मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इस सम्मेलन में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का स्लोगन दिया था और इसी बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया। उन्होंने लगभग 75 मिनट तक भाषण दिया था। बम्बई की सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया और यहीं पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। कस्तूरबा गांधी के निधन पर
गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा चला गया। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन लगभग पूरी तरह से नेतृत्व विहीन था। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जनता ने खुद से किया था। वे खुद अपनी नेता बनी थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि उस समय प्रख्यात नेता श्री जयप्रकाश नारायण तत्कालिक बिहार के हजारीबाग जेल में बंद थे। 1943 ईस्वी में वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए और उन्होंने आज़ाद दस्ता नाम का एक सेना भी बनाया था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की महिला नेता उषा मेहता ने पुणे में, जो पुराने समय में पूना कहा जाता था, वहाँ पर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। जैसे 1944 ईस्वी में CR फार्मूला आया था, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। यह भारत के सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए 10 जुलाई 1944 ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दिया था। उसी तरह से 1945 ईस्वी में वेवेल योजना आई थी। उस वक़्त लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1946 का वर्ष अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1946 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान INS तलवार के नाविकों ने विद्रोह किया था। उन्होंने अपने कमांडर से शिकायत की थी कि उन्हें बहुत ख़राब भोजन दिया जाता है, तो उन्हें जवाब मिला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, अर्थात भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं होती है। अब ये बात जहाज़ों में फैल गई, नाविकों के बीच में फैल गई। उन्होंने विद्रोह कर दिया। लगभग 20 से अधिक नेवी के जहाज़ों पर भारतीय नाविकों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने बम्बई शहर पर अटैक किया, आक्रमण किया और यूरोपियंस लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करने लगे। उस समय रॉयल ब्रिटिश नेवी ने बम्बई का घेरा डाला था और चेतावनी दी थी कि यदि नाविक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो बम्बई शहर पर बमबारी की जाएगी। इस जहाजी घेरे को बम्बई का इस्पाती घेरा कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर नाविकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1946 का वर्ष और एक कारणों से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है। और इस दिन पूरे भारत में बहुत ही भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। इसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। इसी समय सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद सेना का जिक्र करना ज़रूरी है। सुभाष चंद्र बोस को उनके कलकत्ता स्थित एल्गिन रोड वाले निवास स्थान में हाउस प्रिजन किया गया था, लेकिन वे चकमा देकर भाग निकले और वे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के नाम से फ़रार हुए थे। उनका जो आईडी था, उस आईडी पे लिखा हुआ था मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, इंश्योरेंस एजेंट, अम्पायर इंश्योरेंस कंपनी। तो वे अफ़गानिस्तान होते हुए सोवियत यूनियन के रास्ते जर्मनी पहुँचे, जहाँ हिटलर ने उन्हें सिंगापुर तक पहुँचाने के लिए सबमरीन की व्यवस्था की। और आप जानते होंगे कि हम लोग आज़ाद हिंद सेना की बात करते हैं। आज़ाद हिंद सेना की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, और जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे तो उन्होंने आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। और
सिंगापुर रेडियो से भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता बापू, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू कहा था। तो इसके बाद की घटनाओं को हम लोग अगले किसी क्लास में देखेंगे। पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।